नर्सिंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था सेल क्लियर हो गया तो एनाटॉमी आधी क्लियर, और इसलिए हमने सेल को जीरो लेवल से समझना स्टार्ट किया था। उस वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जहाँ तक हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके थे। आई होप आपने वो वीडियो प्रॉपरली देखा होगा और सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि अब हम सेल के अंदर की दुनिया में एंटर करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ साइटोप्लाज्म। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स जीएनएम और बीएससी एग्जाम्स के मोस्ट स्कोरिंग और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं। एंड तक देखिए, आज सेल सिर्फ याद नहीं समझ में आएगा। सो साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म सेल का वो पार्ट है जहाँ पर मैक्सिमम लाइफ प्रोसेस होते हैं। यहीं पर सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और यहीं से सेल का एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। क्लियर? डायग्राम में देखिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो पोर्शन है वही साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर? फंक्शन, साइटोप्लाज्म के मेन फंक्शंस है सेल ऑर्गेनल्स को सपोर्ट करना, केमिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम प्रोवाइड करना एंड सेल के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए साइटोप्लाज्म को हम सेल का वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। अब जब साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया तो लॉजिकली नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या है और ये ऑर्गेनल सेल के लिए क्या काम करते हैं। इसी का आंसर है सेल ऑर्गेनल, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन। अब हम सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहीं से सेल का एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। रीजन ये है कि यहीं पर फूड से एनर्जी रिलीज होती है, जिसे एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हॉस्पिटल में जनरेटर बिना हो तो कैसे काम रुक जाता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के बिना सेल का काम रुक जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ आया होगा, आई होप। देन नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स छोटे छोटे डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन फैक्ट्री जैसे काम करते हैं। क्लियर? प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने के लिए। इसीलिए राइबोसोम्स लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। देन नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट उसके टाइप्स दो इसमें डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो सबसे पहला हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्लियर? देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं एंड लिपिड सिंथेसिस करता है, ड्रग्स और टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है। इसका नर्सिंग पॉइंट याद रखो, लीवर सेल्स में एसीआर लेवल ज्यादा होता है क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब एसीआर का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट में बताओ। देन नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग सेंटर कह सकते हैं। क्या काम करता है? सो प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, पैक करता है एंड कन्वर्ट जगह पर भेजता है। क्लियर? देन सिंपल वर्ड्स में मैं इसको समझाऊं तो प्रोटीन बना राइबोसोम्स में, ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने किया और फाइनल पैकिंग गोल्गी एपरेटस ने किया। क्लियर? देन नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। रीजन, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ओल्ड और डैमेज ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे हॉस्पिटल में वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वैसे ही सेल का वेस्ट मैनेजमेंट लाइसोसोम्स करता है। क्लियर? देन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स न्यूक्लियर के पास प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स बनाता है एंड क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है? देन इसके बाद आता है न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं सेल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन भी कहते हैं। देन इसका है स्ट्रक्चर। सबसे पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड इज न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ इज क्रोमैटिन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड न्यूक्लियोलस का मेन काम होता है राइबोसोम्स फॉर्मेशन, जो आगे चल के प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। आप डायग्राम्स से देख के भी इजीली स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। देन नेक्स्ट इज फंक्शन। न्यूक्लियस के मेन फंक्शंस है सेल के सारे एक्टिविटीज कंट्रोल करना, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को स्टोर करना एंड सेल डिवीजन को रेगुलेट करना। इसीलिए न्यूक्लियस के बिना सेल का प्रॉपर काम पॉसिबल नहीं होता। क्लियर। अब ओवरऑल फंक्शंस ऑफ सेल की बात करते हैं। सेल ये सब काम करता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल के डिवाइड होने से बॉडी का ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन यानी न्यू सेल्स का बनना, सिक्रीशन यानी यूजफुल सब्सटेंसेस का रिलीज होना, एक्सक्रीशन यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, रेस्पिरेशन यानी एनर्जी प्रोड्यूस करना एंड इरिटेबल एंड कंडक्टिविटी यानी स्टिमुलस को फील करना और रिस्पॉन्ड करना। ये सारे फंक्शंस मिलकर सेल को एक लिविंग यूनिट बनाते हैं। इतना आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है रिप्रोडक्शन का, यानी सेल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सेल रिप्रोडक्शन की। सेल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस के बिना ना ग्रोथ पॉसिबल है, ना रिपेयर और ना ही लाइफ कंटिन्यू रह सकती है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन मेनली दो टाइप के होते हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस। अब इन दोनों को वन बाय वन समझते हैं। मिटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सोमैटिक या बॉडी सेल्स डिवाइड होते हैं और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। आइडेंटिकल का मतलब जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पेरेंट सेल्स जैसे ही होते हैं। स्टेजेस, मिटोसिस के 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज यानी क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं, मेटाफेज यानी क्रोमोसोम सेल के सेंटर में लाइन होते हैं, एनाफेज यानी क्रोमोसोम्स अलग अलग साइड्स में पुल हो जाते हैं एंड टेलोफेज यानी दो न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं और सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। इसको आप डायग्राम से इजीली समझ पाओगे। देन इम्पोर्टेंस, मिटोसिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बॉडी का ग्रोथ होता है, डैमेज टिश्यू रिपेयर होते हैं एंड डेड सेल्स रिप्लेस होते हैं। इसीलिए मिटोसिस को हम ग्रोथ और रिपेयर का प्रोसेस भी कहते हैं। सेकेंड इज मियोसिस। मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जर्म सेल्स डिवाइड होते हैं और गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवम बनते हैं। इम्पॉर्टेंस, मियोसिस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है एंड जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। इस वेरिएशन की वजह से हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। सिंपली याद रखो, मिटोसिस इज इक्वल्स टू ग्रोथ एंड रिपेयर, मियोसिस इज इक्वल्स टू गैमेट फॉर्मेशन एंड वेरिएशन। नेक्स्ट पार्ट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। चलिए अब समझते हैं सेल का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी सेल का नॉलेज पेशेंट केयर में क्यों इंपॉर्टेंट है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अगर सेल का डिवीजन कंट्रोल में ना रहे तो ये कैंसर का कॉज बन सकता है। सेकेंड इज सेल इंजुरी, जब सेल्स इंज्योर हो जाते हैं तो बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिसीजेस डेवलप हो सकती है। एंड लास्ट इज नॉलेज ऑफ सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना हमें पैथोलॉजी को इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इसलिए नर्सिंग में सेल का टॉपिक सिर्फ थ्योरी नहीं, क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्सिंग स्टूडेंट्स, अगर आज आपको सेल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो समझ लीजिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेस स्ट्रांग हो गया है। इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करो और डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम, वाइवा और क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो कंप्लीट नर्सिंग सीरीज के लिए और कमेंट में लिखो सेल क्लियर, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में इजीली कवर कर सकूं। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स टुडे, कॉन्फिडेंट नर्स टुमारो। बाय बाय।